अन्नदाता कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक चर्चा से, जिसमें हम करेंगे चर्चा प्रधानमंत्री कृषि मानधन योजना। यानी कि प्रधानमंत्री कृषि मानधन योजना है क्या, किस तरह से किसान भाई जो हैं इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और किस तरह से इसके साथ जुड़ा जा सके है। इसके साथ साथ करवाएंगे मनोरंजन और इसके साथ ही करेंगे चर्चा और दूसरे समसामयिक विषयों के ऊपर। पर इन सबसे पहले आओ करें चर्चा प्रधानमंत्री कृषि मानधन योजना पे। तो भाइयों, जैसा हमने जिक्र कराया कि प्रधानमंत्री कृषि मानधन योजना एक ऐसी योजना है जो कि किसान भाइयों को कुछ ना कुछ फ़ायदा और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देने का ध्यान जो है रखा है। और ख़ास करके ऐसे किसान जो कि कम जोत है जिनके पास, या फिर जिनकी आमदन जो है उतनी ज़्यादा नहीं है, या किसी कारण से जो है उनको नुकसान हो रहा है, तो उसका समय पे किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जा और उनको एक सहायता मिले इस मानधन योजना के साथ। या फिर समय पे कब तक जो है उसका फ़ायदा ले सके हैं और कैसे शुरू करी जा सके है, इसके ऊपर जो है आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री कृषि मानधन योजना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जरिए 31 मई 2019 को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को देश के किसानों के लिए शुरू किया गया था। और किसानों के लिए सरकार के द्वारा चलाया गया ये एक प्रकार का पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा जो है 5 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को इसका लाभ मिलेगा या इससे ज़्यादा। और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आवेदन करने के लिए लाभार्थी की आयु जो है 18 से 40 साल तक की होनी चाहिए। और इसके साथ साथ इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की कृषि योग्य भूमि है। इस योजना के तहत जो कोई किसान 18 वर्ष की आयु में इसे शुरू करा है तो उसको प्रीमियम राशि मासिक जो है 55 रुपये और सालाना यानी वार्षिक 660 रुपये देने होंगे। और अगर कोई किसान 40 साल की आयु में इस योजना का लाभ उठाना चाह रहा है तो उसको जो है मासिक 200 रुपये प्रीमियम या फिर सालाना 2400 रुपये प्रीमियम राशि देनी होगी। यह एक तरह का किसान का जो है सेवानिवृत्ति पेंशन योजना के रूप में जाना जाए, जिसके जरिए देश के किसानों को सरकारी कर्मचारियों की तरह जो है 60 वर्ष पूरे होने के बाद हर महीने पेंशन के रूप में कुछ धनराशि उनके खाते में भेजी जाएगी। और सरकार के द्वारा किसानों को पेंशन के रूप में जो है 3000 रुपये मासिक या सालाना जो है 36,000 रुपये तक जो है दिए जाएँ। और इसके जो विस्तार से इसको देखें कि इस योजना का जो वजह है कि यह योजना जो है जैसा हमने जिक्र कराया कि प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी के ज़रिए 31 मई 2019 को शुरू करी गई थी। और छोटे किसान यानी कि जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन वाले हैं वो जो है इसका फ़ायदा ले सके हैं। और 18 से 40 साल की जो आयु है वो इसमें आयु सीमा रखी है। और इसके साथ साथ जो है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य जो है वो सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को शुरू करने का जो है मुख्य उद्देश्य है, जैसा हमने जिक्र कराया कि छोटे किसानों को 60 साल की आयु पूरी हो जाने के बाद 3000 रुपये मासिक पेंशन के आर्थिक सहायता के रूप में जो है प्रदान करना है, जिससे कि वो अपने वृद्धावस्था के दिन जो है अच्छे से जी सके और अपने आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सके। इस योजना के जरिए जो है सरकार का उद्देश्य गरीब किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के जरिए छोटे किसान अपना भविष्य सुरक्षित कर सके हैं और उन्हें अपने बुढ़ापे की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी लक्ष्य के साथ इस योजना को आरंभ किया गया है। और इसके साथ साथ जहाँ तक इसकी लाभ की बात करें तो इस योजना के जरिए जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि वही छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद 3000 मासिक पेंशन दिया जाएगा, जिससे कि उनके 60 वर्ष की आयु के बाद एक सहारा उनको मिल सके और उनको किसी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। इस योजना के तहत जो है लगभग ये माना गया है कि 5 करोड़ छोटे किसानों को जो है लाभ मिलेगा। और जो कोई किसान 60 वर्ष की आयु से पहले इसको बंद कराना चाह रहा है तो भी उनको अच्छा रिटर्न जो है मिलेगा, क्योंकि इसमें सरकार के जरिए किसानों को सब्सिडी भी दी जाए।
शुरुआत भी कुछ वर्षों तक आधा शेयर सरकार के जरिए दिया जा है, जो किसानों के लिए बहुत फ़ायदे की बात है। और इस योजना के जरिए किसान बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बन सके हैं। और बात वही आ जाए फिर कि भाई इसमें कौन इसके लिए जो है पात्रता क्या रहेगी और इसके पात्र कौन हैं। तो जैसा हमने जिक्र कराया था कि प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना को जो है सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को स्थिति को देखते हुए और उनके बुढ़ापे में सहारा उनको मिल सके, वो आत्मनिर्भर बन सकें, किसी के ऊपर वो निर्भर ना रहें, इस योजना का लाभ उठाने के लिए जो है 18 साल से 24 साल तक के बीच 40 साल तक के बीच के किसानों को जो है ये सहायता दी जाए। और इसके साथ साथ ये भी है कि छोटे किसान जो दूसरे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत शामिल हैं, जिस तरह के राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS कहते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी कोष संगठन योजना आदि, और ऐसे किसान जो श्रम और रोजगार मंत्रालय की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना और प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में शामिल हैं, तो वह इसके लिए पात्र नहीं हैं। और इसके साथ साथ जो इसके मानधन योजना से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो किसान पेंशन योजना से जुड़े लाभार्थी को जो है, जैसा हमने जिक्र किया कि हर महीने 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की प्रीमियम राशि जमा करानी होगी। और इस योजना के अंतर्गत जो है एक जीवन बीमा भी कराया जाए। लाभार्थी को 60 साल के बाद 3000 मासिक पेंशन उनके खाते में भेज दी जाए। और जो कोई लाभार्थी इसमें नियमित योगदान दे रहा है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका जीवन साथी इसको जारी रख सके है। इसके साथ साथ जो है इसके अंदर कई तरह का जो देखा जाए है कि किस आयु में उसने इसके अंदर जुड़ा और किस आयु में जो है वो इसके साथ हट रहा है, तो उसके आधार पर उसी अनुसार जो है उसको शेयर भी उसमें उसका सहारे के रूप में उसको राशि दी जाए। जैसा जिक्र कर रहे थे कि पहले भी छोड़ रहे हैं तो फिर भी जो है सम्मानजनक स्थिति में उसको कुछ राशि जो है मिलेगी। और इसके साथ साथ आ जाए कि प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना में आवेदन करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ कौन से हैं, तो उसमें सबसे पहले तो ज़रूरी है आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, ज़मीन के कागजात, खतौनी खसरी वगैरह, और बैंक का पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज़ जो है वो आपकी फ़ोटो भी जो है इसमें चाहिएगी। और इसमें जो आ है कि प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना ऑनलाइन आवेदन भी जो है इसमें कर सकें, तो किस तरह करना है, तो वही बात आ रही है कि यदि आपके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, आपकी आयु जो है 40 वर्ष के बीच है, 18 से 40 के बीच है, और आप इस योजना के लिए पात्र हैं, तो आप किसान पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकें। और इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जहां आपको 2 विकल्प मिलेंगे। पहला CSC VLE और दूसरा सेल्फ एनरोलमेंट जो है वो इसमें मिलेगा। और उसमें आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर में जाकर प्रधानमंत्री मानधन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और उसमें जैसा हमने जिक्र किया कि आपको ज़रूरी दस्तावेज हैं, जिस तरह आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फ़ोटो वगैरह, ये आपको साथ लेकर जाना होगा उस CSC सेंटर में। और किसान पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आप ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ जो नज़दीकी CSC सेंटर में है वहाँ संपर्क करें, तो आप उससे संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। और इसके बाद अब आपको जो है यहाँ सभी दस्तावेज़ों को ग्राम स्तर के उद्यमी को जो है वो देना होगा और पर एक निश्चित राशि का जो है जमा करनी होगी। इसके बाद VLE आपके व्यक्तिगत विवरण और बैंक विवरण जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल, पति पत्नी का नाम, नामित व्यक्ति का नाम, बैंक खाता, वार्षिक आय विवरण वगैरह भरेगा। इसके बाद आपका सफलतापूर्वक पंजीकरण हो जाएगा। अब आपके आयु के अनुसार आपके मासिक अंशदान की गणना करी जाएगी। और अब नामांकन का प्रिंट निकाल कर CSC केंद्र के स्वामी के जरिए आपसे हस्ताक्षर करवाया जाएगा। फिर आपके जरिए हस्ताक्षरित प्रति को अपलोड कर दिया जाएगा और आपके खाते से ऑटो डेबिट की सुविधा एक्टिवेट कर दी जाएगी। इसके बाद एक व्यापारी पेंशन खाता संख्या VPAN जो है उत्पन्न की जाएगी, जिसे आपको सेव कर लेना है, और क्योंकि ये भविष्य में आपके काम आ सके है।
इसके अलावा आप स्वयं भी जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट https:/मानधन.in/ में जाना होगा। अब आपको इसके बाद देख के आने के बाद क्लिक हेयर टू अप्लाई का एक विकल्प दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें आपको सेल्फ एनरोलमेंट का एक विकल्प दिखेगा और इस विकल्प का चयन कर लें। सेल्फ एनरोलमेंट पर क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर डालने के लिए एक बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नाम व ईमेल डाल देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिससे आपको यहाँ दर्ज करना है। इसके बाद ये वेरीफाई होगा और आप PMKMY के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ एक आवेदन फॉर्म मिलेगा जिसमें आपको अपना व्यक्तिगत और बैंक विवरण वगैरह भरना है और इसे सबमिट कर देना है। इस प्रकार आप अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सके हैं और इस योजना से जुड़ सके हैं। और इसी तरह से जो लॉगिन करने की प्रक्रिया है, तो सबसे पहले आपको किसान मानधन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं जैसा हमने जिक्र किया था अभी, और अब इसके होम पेज पर आपको साइन इन के विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, सेल्फ एनरोलमेंट CSC VLE का। आपको इन दोनों में से किन्हीं एक का विकल्प अपने आवश्यकता अनुसार चयन कर लेना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर, यूज़र नेम, ईमेल ID, पासवर्ड और कैप्चा कोड वगैरह जो है दर्ज करना है। साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इस प्रकार आप यहाँ बिल्कुल आसानी से लॉगिन कर सके हैं। तो इस तरह से जब आप इसके साथ जुड़ेंगे तो आपको जो है इसमें काफ़ी फ़ायदा रहेगा और आप इससे जो है जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद, तो उसमें आपको एक अच्छी सम्मानजनक जो है राशि मिलेगी जिससे कि आप अपना जो बुढ़ापे के दिनों में कुछ अपनी निजी ज़रूरतों को उसके आधार पर पूरा कर सकें। तो भाइयों, यह तो करी हमने चर्चा प्रधानमंत्री कृषि मानधन योजना, और अब करेंगे मनोरंजन। तो आओ सुने यो लोकगीत। और पृथ्वी कहन लगी ब्रह्मा से, और जान बचा लो न मेरी, और युग्रसेन का वो कंस धर्मी ऋषियों पे विपदा घेरी। पृथ्वी कहन लगी ब्रह्मा से, जान बचा लो न मेरी, उग्रसेन का वो कंस धर्मी ऋषियों पे विपदा घेरी। युद्ध हवन तपदान छूट गए, न्यू होगी बलहीन प्रभु, संध्या तर्पण अग्नि होतर कर दिए तेरा 3 प्रभु। वेद शास्त्र उपनिषदा में करते नुक्ता 3 प्रभु, राम नाम सब का छुटवा दिया, हुक्म में लोली ने प्रभु। राम नाम सब का छुटवा दिया, हुक्म में लोली ने प्रभु। और कंस देखे शिशुपाल और जरासंध ये करते हैं हेरा फेरी, उग्रसेन का वो कंस धर्मी ऋषियों पे विपदा घेरी।
गंगा जमुना त्रिवेणी का बंद करया स्नान प्रभु। ऋषि मुनि और संत महात्मा जहाँ करया करें गुजरान प्रभु। मंदिर और सवाले डालिए गाल दिए घमसान प्रभु। हाहाकारी मची दुनिया में जल्दी चल भगवान प्रभु। हाहाकारी मची दुनिया में जल्दी चल भगवान प्रभु। और अमृत लोक में मैं फिरूं भरमती, अमृत लोक में मैं फिरूं भरमती। मनया के शरण लई तेरी, उग्रसेन का वो कंस धर्मी, ऋषियों पे विपता घेरी। नीति और मनु समृति भूल गया संसार प्रभु। को न्या ज्ञान रया दुनिया में होगी मारो मार प्रभु। को न्या ज्ञान रया दुनिया में नू हो गए अत्याचार प्रभु। हाहाकार मची दुनिया में हो रे अत्याचार प्रभु। और संत भाज के हिमालय में, संत भाज के हिमालय में और मथुरा में डूबा ढेरी। सेन का वो कंस धर्मी, ऋषियों पे विपता घेरी। सतयुग में ऋणाकुश माया नरसिंह रूप धर्या प्रभु। त्रेता में तने रावण मारा बन के राम फिरा प्रभु। कृष्ण बन के कंस मार दे हो जा ब्रज यो हर्या प्रभु। मंगे राम रम्या सब में सेवक श्याम तेरा प्रभु। मंगे राम रम्या सब में सेवक श्याम तेरा प्रभु। और तू मथुरा में चाल पिया, और तू मथुरा में आ जाइए और गोपी जन्म घरा लेरी। उग्रसेन का वो कंस धर्मी, ऋषियों पे विपता घेरी। ये तो सुने भाइयों ने लोकगीत पृथ्वी कहने लगी हरिओम की आवाज़ में। और भाइयों अब करेंगे चर्चा मौसम की जानकारी पर। तो आज का अधिकतम तापमान रहा 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहा 24 डिग्री सेल्सियस और हवा की गति रही 10.9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और जहां तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है तो कल चर्चा का विषय रहेगा प्रधानमंत्री जन उर्वरक योजना। आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे अरंड के पौधों की देखभाल और जानकारी दी जाएगी अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में जो मनाया जा रहा है 2023। इसके अंतर्गत बाजरा एक सुपर फूड के रूप में किसान वाणी में कल ये हमारी चर्चा का विषय रहेंगे। और जहाँ तक भाइयों सवाल है प्राकृतिक खेती का, तो बहुत से किसान भाई जो है प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं।
तो सबसे पहले जब प्राकृतिक खेती की बात करें हैं तो यह भी बात मन में हुए है कि प्राकृतिक खेती जो है वो कैसे शुरू करें, क्योंकि जाहिर है कि छोटा किसान जो खेती पर पूरी तरह से निर्भर है और एकदम से पूरी तरह से कुदरती खेती नहीं अपना रहा है तो वो रोजी रोटी का खतरा मोल नहीं ले सकता। पर यह भी विश्वास है कि जो पैदावार घटी तो 2-3 साल में वापस बढ़ेगी। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए जो है किसान भाई थोड़ा इसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। और कई लोग तो ये सोच कर शुरुआत नहीं कर पाते कि जो हम कीटनाशकों का प्रयोग बंद कर देंगे पर पड़ोसी जो है कीटनाशक का इस्तेमाल करते रहेंगे तो हमारे खेत में कीटों का प्रयोग बढ़ जाएगा और उनका प्रकोप जो है बढ़ जाएगा, तो उनकी फसल जो थोड़ी बहुत है वह भी खराब हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है। जब सामूहिक तौर पर और जब सब मिलजुल कर खेती करेंगे और प्राकृतिक खेती को अपनावेंगे तो उसमें चाहे शुरुआत थोड़े थोड़े से करें, ज़्यादा ना करें, एकदम ना करें, कुछ हिस्से पे जो है कर लें और कुछ हिस्से पे जो है आप अपना जो रासायनिक खेती का तरीका अपना रहे हैं वो अपना लें। पर धीरे धीरे शुरुआत करके फिर जो है आप सारे अपने खेत को जो है उसके साथ ले सकें। और यह शुरुआत जैसा हमने जिक्र किया कि धीरे धीरे शुरुआत करके चाहे आप एक कनाल से जो है एक प्रयोग के रूप में शुरुआत करें और उसके बाद धीरे धीरे 1 किला 2 किला 4 किले 5 किले 10 किले धीरे धीरे आप उसमें बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरह देखा जा कि इस तरह की खेती में यानी प्राकृतिक खेती को जब शुरू करना है तो 2 चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं। एक तो कम से कम एक पशु का गोबर और उसका मूत्र देसी गाय को ज़्यादा फ़ायदेमंद बताया गया है, जो इसके लिए इन चीज़ों का ज़रूरी है और इसीलिए शुरू में कम से कम देसी गाय ज़रूर लें और पड़ोसी का गौशाला से गोबर और मूत्र जो है नियमित तौर पर लेने का प्रबंध करें। और दूसरी ज़रूरत है कि किसी भी तरह की वनस्पति पत्ते पुराड़ वगैरह जो है यानी बायोमास की पर्याप्त मात्रा जो आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो शुरू में मोल भी ले सके हैं और आसपास से इकट्ठा भी कर सके हैं और बाद में बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया है कि प्रति किले के हिसाब से प्रति फसल केवल 150 से 200 किलो देसी खाद की ज़रूरत पड़े है। ट्राली भर भर के खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। गोबर से खाद बनाने के कई तरीके हैं। एक तो केवल गोबर की खाद है जिसने हम कुर्डी के खाद कहते हैं और दूसरे तरीके में हम गोबर और बायोगैस को मिला के बनाए हैं जिसको कंपोस्ट कहते हैं। कंपोस्ट खाद बनाने की भी कई विधि आज हैं। केचुआ की सहायता से वर्मी खाद भी बनाया जा रहा है, पर वर्मी कंपोस्ट आमतौर पर बेचने के लिए व्यावसायिक तौर पर बनाया जा रहा है। तो छोटे किसान के लिए जैसा हमने जिक्र कराया कि गोबर की कुर्डी की खाद जो है या कंपोस्ट वो बेहतर रहेगी, क्योंकि इनके बनाने में उनको ज़्यादा समय भी नहीं लगना और उनके घरों में ही उनके खेत में ही मिल जाएगी जो वो पशुपालन भी साथ साथ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मूल फसल लेने से पहले जल्दी उगने वाली सब जगहों की फसलों की विशेष तौर पर फलियों वगैरह की फसलों की बुआई करके 30 दिन का होने पर उनकी हल्की जुताई कर लें और इस तरह से देखेंगे कि एक हरी खाद के रूप में आप उसको खेत में मिला देंगे तो उसका भी प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा और आप जो है एक अच्छी जो हरी खाद जब खेत में जुड़ जाएगी या कंपोस्ट खाद या फिर गोबर की कुर्डी की खाद जो तैयार गली सड़े गोबर की खाद है उसको डाल के आप अपना जो भी फसल अपनी इच्छा अनुसार लेना चाह रहे हैं मौसम के अनुसार वो बिजाई करेंगे तो धीरे धीरे आप उससे उत्पादन लेंगे और साल 2 साल में या 2 फसलें जब आप ले लेंगे तो धीरे धीरे खेत की तासीर जो है उसी के अनुरूप ढलने लग जाएगी। और जब आप कर रहे हैं शुरुआत तो अड़ोसी पड़ोसी फिर उसकी तरफ अग्रसर होंगे। हो सके कि शुरू में हल्का उत्पादन रहे, पर जैसे ही जब 2-4 बार आप कर लेंगे तो आपका उत्पादन निश्चित तौर पर बढ़ना शुरू होगा और देखा देखी लोग भी उसको अपनाने लगेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा अनाज आप उत्पादन करेंगे जो कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होगा और कम खर्चे में घरेलू चीज़ों से आप उसको इस्तेमाल करके जब आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा जब इनको शुरू करने लग रहे हैं तो उसके अंदर जो आजा है कि किस तरह से खेतों में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करें, जीवामृत का प्रयोग कर रहे हैं, घन जीवामृत का, नीमास्त्र वगैरह, ऐसी सी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका समय समय पर हम जिक्र करते रहें तो उनका जब इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपको दूसरी चीज़ों की तरफ नहीं बढ़ना पड़ेगा। और इस तरह से आप धीरे धीरे चल कर अपने जो प्राकृतिक खेती है उसको बहुफसली प्राकृतिक खेती के रूप में भी अपना सकेंगे और अपने खेतों से ज़्यादा फ़ायदा इसका ले सकेंगे। तो भाइयों, या तो हमने करी चर्चा प्राकृतिक खेती की शुरुआत कैसे करें। इसके साथ साथ किसान भाई जो अपनी खेती संबंधी समस्याओं
को जो है साझा करना चाहें या उनका समाधान पाना चाहें तो किसान कॉल सेंटर नंबर 1551 पर संपर्क कर सकें, यानी 1551 पर संपर्क कर सकें हैं और अपनी कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान ले सकें हैं। और इसके साथ ही भाइयों अब करेंगे चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत ग्वार फसल का जो है व्यापारिक महत्व क्या है, इस विषय पर। तो जहाँ तक ग्वार फसल का सवाल है तो ग्वार खरीफ के मौसम में उगाई जाने वाली एक दलहन परिवार की फसल है, जिसकी खेती जो है काफ़ी लंबे समय से हमारे देश में करी जा है और एक अच्छा उत्पादक जो है भारत इसका है। शुष्क इलाकों में भी, रेतीले इलाकों में भी और कम उपजाऊ वाले खेतों में जो है, खास करके जो सूखा जहाँ पड़ा है या कम सिंचाई की व्यवस्था है, तो ऐसे खेतों में, ऐसे इलाकों में वहाँ जो है इसकी खेती आसानी से करी जा सके, क्योंकि ये सूखे के प्रति सहनशील फसल के रूप में मानी जाए और ये बरसात के ऊपर भी निर्भर करे है। तो इस तरह से ग्वार एक बहुउद्देशीय फसल है जो कि खास तौर पर दाने के लिए, सब्जी के लिए, हरे चारे के लिए, हरी खाद के लिए जो है इसको इस्तेमाल करें। और आजकल के समय में ग्वार को जो है गोंद और इसके दूसरे तत्वों के विभिन्न उद्योगों में भी इस्तेमाल होने से इसका महत्व काफ़ी बढ़ गया है और दुनिया भर में ग्वार का गोंद जो है उसके उत्पादन में जो है भारत एक अग्रणी स्थान रखा है। और इसमें और कौन कौन सी बातों का देखें तो सबसे पहली तो बात यह है, व्यावसायिक तौर पर जब खेत में फसलें लेने लग रहे हैं, जो है हरा चारा के रूप में जो है खेत से अपने पशुओं के रूप में हरा चारा मिल सके, जिसमें कि कच्चा प्रोटीन लगभग 16% तक है और अच्छा पौष्टिक आहार बनेगा। सूखा चारा भी ले सकें, बीज और दाने के रूप में ले सकें, ग्वार आहार के रूप में भी ले सके हैं। ग्वार के बीजों में प्रोटीन की मात्रा जो है 30% तक देखी गई है और इससे होने से पहले जो है बाकड़ी बना के पशुओं को भी खिला सके हैं। और ग्वार गोंद का जैसा हमने जिक्र किया उद्योग भी लगा सके हैं। हरी सब्जी के रूप में भी इसको इस्तेमाल कर सके हैं कि किस तरह से इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा एक हरी सब्जी के रूप में जो है किसान भाई ले सके हैं। इसकी हरी फलियों को जो है इस्तेमाल कराया जा सके है और ये जो है अप्रैल से लेकर जो है आज तक के दिनों में, आजकल के दिनों तक जो है हरी सब्जी के रूप में इसकी फलियां मिल जाएं, क्योंकि इसकी फलियों में कैल्शियम, फास्फोरस, लौह तत्व, विटामिन ए और सी काफ़ी मात्रा में है। और पुराने लोग तो कच्ची फलियों को सुखा कर सुरक्षित रख लेते और लंबे समय तक इसका इस्तेमाल भी करें थे। इसके अलावा जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि भू उर्वरक शक्ति बढ़ाने में भी काफ़ी योगदान रहेगा, खेत में नमी संरक्षण के लिए उसका काफ़ी योगदान रहेगा, घरेलू दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी हद तक करें हैं। जिस तरह ग्वार की बाकड़ी कब्ज, प्लेग, सिर की सूजन या बढ़ा हुआ यकृत वगैरह और इस तरह से कई चीज़ों या फिर कई जगह सोजिश वगैरह आ जा तो नज़दीकी चिकित्सक की देखरेख में इनका इस्तेमाल कर सके हैं। और ग्वार गोंद का जो है वो काफ़ी इस्तेमाल कराया जा है भोजन के रूप में भी, पशुओं के आहार के रूप में भी, तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल करके जो किसान भाई हैं वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सके हैं। इसके अलावा इसको खनिज तेल, वस्त्र, जूट, कागज़, कोयला, खदान और तंबाकू उद्योग और बिजली और दूरभाष, वार्निश, पॉलिश, फोटोग्राफी, अग्निशमन उद्योग या प्रदूषण रोकथाम, डेयरी, भोजन उद्योग में। तो अन्नदाता कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ तो वीरेंद्र भाई ने दो इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।